तो जो डीपीपी नंबर 5 में तुम लोगों के डाउट्स थे उस डाउट्स पे बातचीत कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देखो डाउट पूछने लायक हैं बट कुछ क्वेश्चन डाउट पूछने लायक नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है खैर उन पे भी बातचीत मैं कर लूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि कैच में ना आई हो चीज़ें, बट कोशिश करना कि ऐसी चीज़ें कैच में आए। ओके, देखते हैं। पहला डाउट है 132, इसको सबसे आखिरी में देखेंगे। देखो 135 और 136 आपको नहीं करना है, रीज़न वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। हाँ, आप इसे कर सकते हो अगर आपने थर्मोडायनामिक फिजिक्स की पढ़ी है तो इसीलिए इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं। इवन जो क्वेश्चन नंबर 138 है ये भी थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, बट इसको मैं तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है इस टॉपिक पे अभी आप गौर मत फरमाइए, सिर्फ आप इतना सोचिए कि इंटरनल एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है जो रियल गैसेस के केस में प्रेशर पे, वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और आइडियल केस के केस में सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। राइट, बस खत्म। अब इसके हिसाब से देखते हैं हम कितने ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन में दिया है रियल गैस, और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें दिया है आइडियल गैस, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें दिया है आइडियल गैस, और उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें दिया है रियल गैस। ठीक है, अब डी ऑप्शन पे जरा देखो, ध्यान दो। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट है किसके, चेंज इन वॉल्यूम के। तो मैंने क्या बताया, रियल गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी। तो डी ऑप्शन तो बेकार है, ये तो गलत कह रहा है ना। अच्छा, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के इंक्रीज करने से चेंज होगी। तो ऐसे केस में मुझको एक बात बताओ, आइडियल गैसेस के केस में तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे तो डिपेंड करती नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि वो फंक्शन ही नहीं है टेम्परेचर का, मतलब आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना यार, आइडियल गैसेस के केस में बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। तो ऐसे केस में आपका सी ऑप्शन भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ए। ये तुम लोगों को अभी नहीं बनता क्योंकि तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ अब लेकिन बन गई है ना। अच्छा, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है डाउट का, 146। देखो 146 वाला क्वेश्चन डाउट में नहीं आना चाहिए, खैर वो आ गया है। मैं पूरी इसमें से कंसेप्ट बता देती हूँ, जिस कंसेप्ट के वाया आप इसको क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। हम लोगों ने बातचीत की हुई है एक एक टॉपिक के बीच बारे में। अच्छा, अरे सरफेस केमिस्ट्री कौन से खुल गया, कौन सा चैप्टर है ये हमारा, गैसियस स्टेट। ठीक है, क्या टॉपिक है, देखो वैंडरवाल कांस्टेंट बी के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये वैंडरवाल इक्वेशन में हमने ज़रूर ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो किधर है वैंडरवाल इक्वेशन वाला पीडीएफ, खोले तो जरा, जो क्लास मैंने वैंडरवाल इक्वेशन की ली थी। ये देखो, ठीक है, इसको तुम्हारे पास भी देखो यही नोट्स हैं जो मैं अभी ओपन कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे, अच्छा तो वीडियल इक्वेशन खुल गया, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ अलग है और तुम्हारे पास कुछ अलग है, ऐसा तो है नहीं। सो देयरफॉर चीज़ें ओपन करना और देखना। यार ये बार बार वीरियल इक्वेशन क्यों खुल रहा है, जब वीरियल को खोलोगे तो 2 मिनट रुको, 1 मिनट। अच्छा, ये गलत नाम लग दिया है लगता है मैंने, वीरियल इक्वेशन का वैंडरवाल। 2 मिनट, वैंडरवाल का पीडीएफ मुझे ढूंढने दो, किधर है किधर है किधर है। अरे वैंडरवाल का पीडीएफ ही है, VANTER, ये रहा। चलिए, किस बारे में बातचीत हो हम लोग के, बी के बारे में। क्या बी का कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास, देखिए उस पीडीएफ में ढूंढिए। तो सबसे एंडिंग में आ जाना इस पीडीएफ में, 17 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, इसके पेज नंबर 14 पे आ जाओ। पेज नंबर 14 पे तुम देखोगे कि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला लिखा है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल गैस पार्टिकल। उसके ऊपर में देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर,
कौन सा वाला, ये वाला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Na मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय Na इक्वल टू, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, B दिख रहा है। यानी कि यहाँ से ये समझ में आ गया कि बेसिकली B का फॉर्मूला क्या होता है। B का फॉर्मूला होता है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय Na। B तुमको दिया है ना, वहाँ पे Na की वैल्यू डाल दो, R की वैल्यू निकाल लो और R आ जाएगा तो डायमीटर तो तुम उसका निकाल ही सकते हो ट्वाइस करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए है। बस ध्यान रखना B की जो वैल्यूज़ है, जो वैल्यू क्वेश्चन में B की आपको दी हुई है, उस वैल्यू में उसकी यूनिट चेक करो। यूनिट क्या लिखी हुई है, मिलीलीटर मोल इनवर्स। ठीक है, अच्छा, और जब मैंने तुमको ये वैन डर वाल इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने तुमको B, A इन दोनों की यूनिट्स के बारे में अच्छे से बताया है कि देखो B इसे कहते हैं, A इसको कहते हैं, B की यूनिट ये होगी, इसकी यूनिट वो होगी। तो देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, SI यूनिट B की क्या होनी चाहिए, लीटर मोल इनवर्स। ठीक है, तो जब तुम उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे क्या करें, हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें कि ऐसी ml में ही पुट कर दे, चलेगा? चलेगा, अगर आप ml में पुट करोगे चलेगा उससे, क्योंकि डायरेक्ट जो आंसर आएगा फिर वो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर लीटर में पुट करोगे, ठीक है, तो फालतू उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट उसको मिलीलीटर में पुट करो, बिकॉज मिलीलीटर इज बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब, तो जो R आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये उस फॉर्मूले को यूज़ करो, आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ वाला काम। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि किस कंडीशंस में, अच्छा देखो प्रियांशु का कहना ये था कि इस पर्टिकुलर बातचीत जो क्वेश्चन नंबर 149 में है, इस बातचीत के आधार पर हमने जो भी पढ़ाई की है उससे ये आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आंसर मैच हो रहा है, आपने इंग्लिश भाषा को ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, जिस दिन हम लोगों ने रियल गैसेस और आइडियल गैसेस वाला टॉपिक पढ़ा था, उसको देखो मैं ओपन कर रही हूँ। वहाँ पे तुमको मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव कर सकती है। ठीक है, कोई भी आप लोगों की गैस आइडियल गैस के जैसे क्या कर सकती है, बिहेव करती है। आपको बस उसको क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशंस देनी होती है। पढ़ो क्या कंडीशंस की बातचीत हो रही है यहाँ पर, कौन सा है, अच्छा तो ये रिड्यूस्ड इक्वेशन वाला टॉपिक खुला है। रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस वाला टॉपिक कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है यार, इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखने में मिलता ही नहीं है। 12 मई, ठीक है, ये देखो इस PDF में पढ़ो क्या लिखवाया है आपको कि अगर आप हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की कंडीशन देते हो या फिर ज़्यादा वॉल्यूम की, तो कोई भी रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, हाई टेम्परेचर। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि कौन सी ऐसी आप कंडीशन देंगे कि रियल गैस डेविएट होगी आइडियल से। मतलब डेविएट का मतलब नॉट ओबे, ठीक है, वो ओबे नहीं करेगी। तो तुमने क्या किया है, अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा है तो डेविएट का मतलब उसने शायद ये ले लिया है कि ओबे करेगी, तो नॉट ओबे है। तो ओबे करने के लिए बोलो क्या कंडीशन थी, पढ़ो क्या कंडीशन है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो नॉट ओबे के लिए क्या होगी, लो टेम्परेचर। कहाँ है लो टेम्परेचर, देखो ये ऑप्शन है। ओबे करने के लिए क्या कंडीशन थी, लो प्रेशर। तो यहाँ पे देखो नॉट ओबे के लिए क्या कंडीशन है, हाई प्रेशर। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है ना, सेकेंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन तो ओबे करने के लिए ना, और हमको तो नॉट ओबे के लिए पूछा है, राइट, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन गलत है। अच्छा, अब इसमें कैसा होता है, एक स्टूडेंट देखता है कि अरे वाह थर्ड ऑप्शन सही है, मजे से सी को टिक मार देता है। बट तुम ये देखो थर्ड ऑप्शन एक के साथ और भी तो आ रहा है, उसको भी तो देखो। तो अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा कि बिल्कुल नॉट ओबे के लिए क्या कंडीशन है, हाई प्रेशर। क्या यहाँ पे हाई प्रेशर लिखा है नॉट ओबे के लिए हाई प्रेशर कंडीशन है। और मैं जानती हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स होता है। तो अगर प्रेशर हाई है तो ज़रूर वॉल्यूम कैसा रहा होगा, लो। तो ये भी नॉट ओबे की कंडीशन हुई फिर तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 1 और 3। डन। तो ये वो कहानी थी। तो बस इसमें कुछ नहीं है, इंग्लिश का झोल था और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें आ जाते हैं 158, 60। अच्छा, ये तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, इन्हें मैं बाद में देखूंगी, पहले इस पर आ जाओ। देखो क्या बोला है, प्रेशर रिमेनिंग द सेम, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखो। किसी भी आइडियल गैस की जो वॉल्यूम होगा
अगर आप टेम्परेचर को एक डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम जो भी फाइनाइट फ्रैक्शन से इंक्रीज होगा वो किस टेम्परेचर पे होगा। तो कहने को तो भैया बहुत ही थियोरटिकल लैंग्वेज है यहाँ, है ना। अब इस थियोरटिकल लैंग्वेज का आंसर हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमने थियोरटिकल आंसर अपने नोट्स में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? निकालो। तो चार्ल्स लॉ को खोलते हैं, ठीक है। जिस दिन तुम्हें चार्ल्स लॉ पढ़ाए थे ना, उस दिन तुमको एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है ये चीज़ मैंने सिखाई थी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है सिखाई थी। पढ़ो क्या लिखा है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिखा? तो तुम्हें ही लगता है यही सेम स्टेटमेंट लोगों ने 163 क्वेश्चन नंबर में कन्वर्ट कर दी। वही सेम स्टेटमेंट है, तुम करके देख लो ना, कंपेयर करके देख लो। मैंने कहा था ये देखो फैक्टर कितने से 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वही वो पूछ रहा है कि किसी फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज तो होता है बट कितने टेम्परेचर पे, तो मेंशन करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। 165 आप कर सकते थे। 165 को डाउट में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आप 165 को डाउट में पूछोगे तो ऐसे सवाल या ऐसे टॉपिक्स जिनके जैसे सवाल आपके नोट्स कॉपी में नहीं करवाए गए, फिर आप वो अपने खुद के मेंस के पेपर में आप तुम कैसे करोगे खुद बताओ, अगर तुम इसको नहीं सोच पा रहे हो तो। देखो क्या बोल रहा है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लार्जर रहेगा अगर टीसी बाय पीसी का रेशियो इनमें से क्या हो। हमें लगता है कि एक थियोरटिकल सवाल है। कोई थियोरटिकल सवाल नहीं है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ नॉट 3 टाइम्स ऑफ बी, n टाइम्स ऑफ बी, है ना, n टाइम्स ऑफ बी, ये होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला। टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 8a/27 RB। और क्रिटिकल प्रेशर पीसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आई थिंक होता है a/27 टाइम्स ऑफ b²। तो देखो a और a कट गया, 27 कट गया, बचा क्या? अच्छा एक b और एक b बच गया। तो बेसिकली टीसी बाय पीसी आपके पास कितना बचा? 8 टाइम्स ऑफ b अपॉन में r। ये मेरे पास टीसी बाय पीसी का क्या बना? रेशो बचा। अब मुझे बताओ टीसी बाय पीसी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड कर रही है? बी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि 8 और आर तो भैया कॉन्स्टेंट्स है ना। अगर अच्छा ऊपर से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एनबी, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, और टीसी बाय पीसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। तो इसका मतलब बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टीसी बाय पीसी की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा वैल्यू टीसी बाय पीसी की होगी बी उतना ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली बी ज़्यादा होगा तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में अगर तुम चाहते हो कि किसी भी गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लार्जर रहे तो उसके लिए टीसी बाय पीसी कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। कितना लार्ज वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो तो गैस टू गैस वेरी करेगा ना, क्योंकि बी की वैल्यू गैस टू गैस वेरी करेगी, बट लार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। 167 को तुमने डाउट में पूछा है, शर्म करो। तुम्हें ये डाउट मेरे से पूछना चाहिए था कि मैडम इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, बस इतना बता दो। तो भैया मैं फिर भी सोचती कि हाँ एक इंसान को कम से कम सवाल आता है, बस वो इन्वर्जन टेम्परेचर वाली बला में अटक गया। तो देखो इन्वर्जन टेम्परेचर को वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली में ना एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ये हमारे कोई काम का एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की, ठीक है। इसको लिख लेना अपनी नोट्स कॉपी में। एक होता है जूल्स थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में बात ये की जाती है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के लिए आप ना तो गैस को कूल कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप उसको हीट अप कर पा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, बराबर। उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर। तुम गूगल कर लेना, तुम्हें इन्वर्जन टेम्परेचर की डेफिनेशन मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही आसान सी चीज़ है बस, क्योंकि हमारे सिलेबस का उतना देखो पार्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसमें उतना फोकस नहीं किया। लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन सारे टेम्परेचर के साथ साथ मुझे इसको भी बता देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अब बात आती है कि इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है, बताओ। तो इन्वर्जन टेम्परेचर का अगर आप फॉर्मूला ढूंढने जाओगे तो वैसे तो उसका बहुत अच्छा खासा एक लंबा फॉर्मूला है, लेकिन हमको इसका फॉर्मूला चाहिए ए और बी के टर्म्स में। क्यों?
क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मूला है क्रिटिकल का और आपके बोयल्स का वो भी ए और बी के टर्म्स में ही है ना। अच्छा बिल्कुल, एक मिनट, क्या हो गया रॉबी? अरे भाई ऊपर मत चढ़, आजा आजा आजा, तू भी सीख ले केमिस्ट्री, आजा। चलो अब आगे की चीजें तुम्हें रॉबी सिखाएगा बैठकर कि क्या होता है कैसे होता है। वो बैड या एकदम लेडी लिखने वाली चीजों पर ही भाई साहब पढ़ाने देंगे। आप जब भी पढ़ाने बैठे हो आ जाते हो तुम बुक। हाँ चलो ठीक है, बैठ जाओ साथ में। रॉबी पढ़ाएगा आगे की क्लास तुम लोगों की, ठीक है रॉबी? ओ बच्चा, चलो इन्वर्जन टेम्परेचर में आ जाओ। तो 2A/RB ये होता है इसका, देखो फॉर्मूला है ना। अब तुम्हें बोयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है, तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है, इन्वर्जन का मैंने तुमको अभी बता दिया। तो तुम एक काम करो, अब कंपैरिजन कर लो, खत्म है ना। अब अगर थोड़ी सी भी अपनी नोट्स कॉपी तुम खोलोगे तो तुम्हें इतना तो कम से कम पता होगा कि बोयल्स टेम्परेचर TB ग्रेटर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर TC से, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 1 आपका ग्रेटर होगा 2 से। ये एग्री करते हो? तो इस हिसाब से जो C ऑप्शन है वो तो बेकार है क्योंकि उसमें 2 को ग्रेटर बोल दिया है। बाकी देखो हर ऑप्शन में 1 को ग्रेटर बोला गया है एज कंपेयर टू 2। तो इन्हीं 3 में से कोई ऑप्शन होगा, बस अब आपको कंपैरिजन करना है। तो मैं किसके बारे में जानती हूँ? मैं आपके बोयल्स टेम्परेचर को जानती हूँ कि बेसिकली बोयल्स टेम्परेचर क्या होता है आप लोगों का, कितना होता है बोयल्स टेम्परेचर को हम लोग क्या लेते हैं, A/RB लेते हैं, ठीक है ये होता है। अब तुम्हें बोयल्स टेम्परेचर पता है, तुम्हें इन्वर्जन टेम्परेचर पता है जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि बिटवीन बोयल्स टेम्परेचर एंड बिटवीन इन्वर्जन टेम्परेचर किसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिख रही है? तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो ट्वाइस है ना। तो अच्छा इन्वर्जन बड़ा होगा एज कंपेयर टू बोयल्स, यानी कि 3 1 से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 2 से बड़ा है और 1 से बड़ा फिर आप लोगों का 3 है? तो एक ही ऑप्शन है वो है ए। ये क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता था, बट इसमें कम से कम एक ऑप्शन तो तुम्हें रूल आउट करना आना चाहिए। अगली बार से इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कभी कोई डाउट रहे ना तो फिर स्पेसिफिकली पूछना कि मेरा ये डाउट है, ताकि मुझे भी उससे पता चले कि हाँ तुम्हें इसको एटलीस्ट सॉल्व करना आ रहा है, बस एक ही जगह पे तुम्हारी गाड़ी अटकी हुई है, ठीक है। अच्छा 169 को हम देखते हैं, इस पर भी बातचीत करते हैं, बट पहले जो इजी टाइप के हैं जो एक नज़र में हो जा रहे हैं पहले उनको कर लेते हैं। ये डन। अच्छा ये 170 के बारे में भी डिटेल बताना पड़ेगा इसलिए उसमें अभी नहीं घुस रही। अच्छा देखो 174 बताने से पहले तो मतलब पूछने से पहले तुम खुद चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब जाओ। अरे भाई इसमें तुमको ये R वाला सिंबल नहीं दिख रहा है, ये R वाला सिंबल देखते बराबर तुम क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपको रिड्यूस्ड इक्वेशन वाला कंसेप्ट यूज करना चाहिए। मैं क्यों यूज करूंगी, तुम यूज करोगे ना। देखो तुम लोगों को वैंडरवाल इक्वेशन मैंने रिड्यूस्ड के टर्म्स में लिखवाई है, पढ़ो क्या लिखी है, कहाँ गई रिड्यूस्ड के टर्म्स में। आप लोगों के पास ये क्या खुल गया यार, तो ह्यूमिडिटी खुल चुका है, 2 मिनट। रिड्यूस्ड ये रही 2 मिनट, रिड्यूस्ड वाला पार्ट है किधर? चलो खैर वो बार बार एक्चुअली रिड्यूस्ड इक्वेशन की जगह वो ह्यूमिडिटी खोल कर दे रहा है मुझको, तो उसमें अभी मैं नहीं खोल रही हूँ उसको, वो एक्चुअली पार्टीशन में उतना अच्छा वो ओपन नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, रिलेटिव होते तो फिर शायद रिड्यूस खोल दे। ये भगवान तो पूरा डिफॉल्टर ही है, क्या खोल रहे हैं, क्या खोल रहा है भाई। अच्छा अब खुला देखो रिड्यूस्ड, देखो ये रिड्यूस इक्वेशन पढ़ो क्या लिखी हुई है, पढ़ो। मैंने कहा था ये इक्वेशन आपको सिर्फ याद रखनी है, उसको भी तुम याद नहीं रख पाए। सीधा क्वेश्चन है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है रिड्यूस इक्वेशन से। साफ साफ दिख रहा है ए ऑप्शन आप लोगों का मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए था, पूछ के तुमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब आते हैं 175 पर। 175 को अटेम्प्ट करते हैं। देखो इतनी मैथ्स एटलीस्ट आपको लगानी ही पड़ेगी, अगर आप नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा। ये भी क्वेश्चन रिड्यूस्ड का है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। देखो TR हम किसको कहते हैं, T/TC को। PR हम किसको कहते हैं, P/PC को। तो अगर मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो मैं नहीं लगता
इसको मैं पी आर को लिख सकती हूँ, आप लोगों का बोलो क्या, इसको लिख सकती हूँ पी बाई पी सी, वी आर को लिख सकती हूँ वी बाई वी सी, टी आर को लिख सकती हूँ टी बाई टी सी। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, बोलो क्या, पी वी अपॉन टी। यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन मेरा, यहाँ बन जाएगा टी सी अपॉन में बोलो कितना, पी सी इंटू वी सी। ठीक है, अच्छा, और ये इक्वल टू तुमको कितना दिया हुआ है, 2.21। अब पढ़ो, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको कितनी दी हुई है, 3/8। बट इस क्वांटिटी में मैडम हमको n फॉर मोल्स नहीं दिख रहे। तो अगर यहाँ पे आपको r के बाजू में n नहीं दिख रहा है, मतलब ज़रूर ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कितने मोल्स के लिए निकाली गई है, 1 मोल के लिए। और मुझे यहाँ पे कितने के लिए बोल रहा है, 16 ग्राम ऑफ O2 के लिए बोल रहा है। 16 ग्राम ऑफ O2 का मतलब मोल्स बराबर बोलो कितने होंगे, 1/2। ठीक है, मोल्स बराबर बोलो कितना, 1/2। यानी कि इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 1/2 मोल्स के लिए लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, पी सी वी सी अपॉन आर टी सी। आर के आगे मोल्स होते हैं, तो मोल्स कितने, 1/2, तो बेसिकली ये 2 ऊपर जाएगा, तो इक्वल टू कितना है, 3/8। तो बताओ क्या कंडीशन बनेगी, 2 टाइम्स ऑफ पी सी वी सी अपॉन में आर टाइम्स ऑफ टी सी इक्वल टू कितना, 3/8। अगर कोई मुझसे यहाँ से पूछेगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पे जाके आप पुट कर दो, कैसे, यहाँ से पी सी वी सी अपॉन टी सी किसके बराबर है, 3/16 आर के बराबर है। तो अगर मुझे कोई पूछेगा टी सी अपॉन पी सी वी सी कितना है, तो मैं कहूँगी 16/3 आर है। बस इसको जाके यहाँ पे आपको पुट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है, पढ़ो। ठीक है, अब मैडम लेकिन यहाँ पे m है ना, तो m मतलब मेगा पास्कल, खत्म। अगर मेगा को कन्वर्ट करना होता तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे किलो के लिए 10�3 होता है, मेगा के लिए 10�6 होता है। बट चेक करिए, आर की वैल्यू में भी मेगा पास्कल है, तो हमको यहाँ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आर में नहीं होता, आर की यूनिट अलग होती, प्रेशर की यूनिट अलग होती, तो हम सोचते, राइट, तो इसीलिए ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेम्परेचर कितना है, केल्विन 300, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर की जगह केल्विन पुट कर दीजिए। प्रेशर आपको दिया है, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना था, तो ये आप लोगों का V आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, पुटिंग, थिंकिंग, बात खत्म। तो खैर ये वाली चीज़ थोड़ा याद रखिएगा कि ये गलत हुई, इसको सॉल्व कर लेना। मैंने सॉल्व किया है, ये आता है ये वाला आंसर। मेरे को भी एक्चुअली देखने की इच्छा हो रही थी कि अरे इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तुमने एक्चुअली पता है क्या किया, इस क्वेश्चन को देखकर छोड़ दिया, अरे यार ये नहीं समझ रहा ना। तुम ये देखो, जो चीज़ तुम्हें नोट्स में लिखवाई जाएगी वो तुम्हारे पेपर में नहीं आएगी, ये तुम समझो इस बात को। तुम्हें वहाँ पे अपनी बुद्धि यूज़ करनी है, और बुद्धि यूज़ करना कोई किसी को सिखा नहीं सकता है ना। एक बार पढ़ाया जा सकता है टॉपिक, बट टॉपिक के पढ़ने के बाद उसको किस तरीके से गिवन टर्म्स की क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये सवाल खुद मैं पहली बार कर रही हूँ, बताओ मेरे को कैसे आया फिर। चलो उसमें अपन नहीं जानते। अच्छा, एक और गजब चीज़ ये देखो, मैं तो ये देखा ही नहीं, इसी पर्टिकुलर डीपीपी में तुम्हें इन्वर्जन टेम्परेचर का बताओ बाबा जी, फॉर्मूला तक तुम्हें दिया है और तुमको यहाँ पे उसका डिफाइन भी दिया है। वैसे तो उसको लिख लेना तुम नोट्स कॉपी में, बट मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला दिया है, इन्वर्जन टेम्परेचर भाई होता क्या ये बताया हुआ है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हारे डाउट में कैसे आ गया। हाँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो, ये अच्छे बच्चों की निशानी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। 160 वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक गैस है, उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इतना है, अच्छा प्रेशर इतना है, और बोल रहा है कि अज्यूम द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। देखो, वैंडरवाल गैस का मतलब होता है बेसिकली वो रियल गैसेस के बारे में बात कर रहा है, और उसके लिए वो बोल रहा है कि साइज वाला फैक्टर आप नेग्लेक्ट कर दो, यानी कि बेसिकली वो बी को इग्नोर करने को कह रहा है। अगर आप बी को इग्नोर करोगे तो अल्टीमेटली आपको एन बी जो प्रोडक्ट होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, आपको उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास वैंडरवाल गैस इक्वेशन होती है, क्या होती है वैंडरवाल गैस इक्वेशन, P प्लस ए टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी, यही होती है ना। तो वहाँ पे सिर्फ वी बचेगा क्योंकि एन बी को तो हमने इग्नोर कर दिया, इक्वल टू एन आर टी। डन। अच्छा, अब देखो, एक वी ऊपर का, एक वी ये नीचे का कट गया। प्रेशर आपको कितना दिया है 0.1, तो ये आएगा 0.1 प्लस ए आपको इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1000 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब एक मिनट, हाँ 0.02, तो ये 1000
मल्टीप्लाई बाय 0.02 का स्क्वायर, अपॉन में वॉल्यूम नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है, इक्वल टू NRT, अगेन एन आपको दिया है, आर आपको लेने को बोल रहा था बट उसने फिर बोला कि चलो मैं तुम पे मेहरबानी करता हूँ कि आर और टी का सीधा सीधा तुमको प्रोडक्ट ही दे देता हूँ, मतलब ये RT की कंबाइंड वैल्यू दे दी उसने, तो आपको अपना ज़्यादा छोटा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा RT की वैल्यू को 20 पुट कर देने का। अब इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या करना चाहिए बताओ, आपको सॉल्व करके इसका V कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लोगे, वॉल्यूम की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या तो उसने तुमसे वॉल्यूम पूछा है? नहीं मैम, उसने तो हमसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा है। व्हाट इज द फॉर्मूला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? Z इक्वल्स टू PV अपॉन में NRT। पुट द वैल्यू ऑफ RT जो कि यहाँ पे दी हुई है 20, पुट द वैल्यू ऑफ N जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.02, पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर जो कि दिया हुआ है 0.1, जो नहीं दिया हुआ था दैट वाज वॉल्यूम। सो यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम यूजिंग दिस इक्वेशन, और जो भी वॉल्यूम आएगा पुट दैट वॉल्यूम हियर, और जैसे आप रेशियो लोगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपके कदमों में। डन, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा सवाल, इसको तुम सॉल्व करना, मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे वैल्यूज पुट करो, फिर भी अगर आंसर नहीं आ रहा है चेक करो, फिर भी नहीं आ रहा है फिर मुझे बताओ, फिर मैं लगी तो सॉल्व भी करके दिखा दूंगी, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स करने में, बट बात ऐसी है कि कम से कम सॉल्व करने वाला काम तो तुम करो। अच्छा, अब आते हैं 158 में, इसमें तो ना लिटरली डूब मरो इस क्वेश्चन को करने पूछने से पहले। ये क्वेश्चन का जो डेटा है ना वो इतना, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश भाषा में, मतलब कहते हैं तितर बितर करके दे दिया, स्क्रैम्बल्ड आई थिंक कहते हैं वर्ड, इतना स्क्रैम्बल करके दिया है कि इंसान पहली बार की रीडिंग में कंफ्यूज हो सकता है, बट अगर वो 2-3 बार रीड करे ना तो कंफ्यूज नहीं होगा। आपको डेटा जमा करना है। क्या बोला है देखो, 330 केल्विन, 800 ATM प्रेशर, और उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.90। तो मैं बात कर लूँ पहले 800 केल्विन की, 800 केल्विन, सॉरी नॉट 800 केल्विन, 800 ATM, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बताओ क्या, 330 केल्विन, या आ जाएगा 800 ATM, और इसके लिए Z की वैल्यू बोलो कितनी, 1.9। फिर बातचीत हो रही है 570 केल्विन के लिए, तो ये 570 केल्विन, आपका 200 ATM का प्रेशर, और उसके बाद इसके लिए Z की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.10, ठीक है। तो ये आएगा 1.1 Z। तो ये जितना भी डेटा था हमने ये सारा डेटा देखो लिख लिया, खत्म। बोल रहा है कि कुछ गैस है N2 की, कुछ गैस है, उसका मास हमको नहीं पता भैया कितनी N2 का कितना ग्राम की गैस है, बट वो गैस 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम रखती है 330 केल्विन पर, मतलब 330 केल्विन पर आपको वॉल्यूम पता है 1 डेसीमीटर क्यूब। मास आपको नहीं पता, तो मान के चलते हैं कि मास बराबर लेट से कितना है, x ग्राम्स उस नाइट्रोजन गैस का। अब आगे बोलो, आपसे वो ये पूछ रहा है कि बताओ वही सेम क्वांटिटी की नाइट्रोजन गैस, मतलब यहाँ पे भी मास बराबर बोलो क्या रखने को कह रहा है, x ग्राम रखने को कह रहा है। अगर दोनों तरफ मास सेम है और दोनों तरफ गैस भी सेम है तो मोलर मास भी दोनों तरफ सेम होगा, यानी कि आपके 330 केल्विन का जो मोल्स हैं और जो 570 केल्विन के मोल्स हैं, क्या ये सेम नहीं होंगे? सेम क्वांटिटी मतलब मोल सेम। अब आपको पूछ रहा है कि यहाँ वॉल्यूम कितनी है, तुरंत तुम्हारा भेजा चलना चाहिए था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स वाली क्वांटिटी का रेशो ले लो, यानी कि Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन में N1 R T1 अपॉन में P2 V2 अपॉन में N2 R T2। देखो R और R कट गया, P1 P2 आपको दिए 800 और 200, Z1 Z2 आपको दिया हुआ है, सेम क्वांटिटी ऑफ गैस है इसलिए N1 और N2 भी कट गया है, T1 T2 आपको दिया हुआ है, V1 आपको दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब, बस आपको वहां पे V2 कैलकुलेट करना था। इवन इस क्वेश्चन में तुम्हें वॉल्यूम को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी डेसीमीटर क्यूब से लीटर में। क्यों? क्योंकि आप रेशियो ले रहे हो। अगर मान लेते हैं मैं डेसीमीटर क्यूब से उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेती तो किसी फैक्टर से डिवाइड करती या तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करती, राइट? तो वही सेम चीज तो नीचे में भी है ना, तो क्या मतलब, तो आप ना पहले पूरा आंसर डेसीमीटर क्यूब में निकाल लो और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर लो, फिर लीटर में। तो कैलकुलेट कर लीजिए इस चीज को। इसमें अगर कहीं एक स्टूडेंट से गलती हो सकती है तो कन्वर्जन में ही हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं। बट मैं तो सजेस्ट करूंगी कि डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आंसर निकालो। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। ये भी हम लोगों का डिस्कशन में हो गया।
चलो आगे देखते हैं और क्या डाउट है तुम्हारा। ये वाला भी डन हो गया, ये वाला भी डन हो गया, ये मैंने काटने को कहा है। अच्छा ये मैं अभी सॉल्व करवा दूंगी। और उसके अरे यार क्या हो गया, उसके बाद अब क्या बच गया है, अब क्या बच गया है, हाँ ये दो बचते हैं। वैंडरवाल इक्वेशन आपको 1 मोल के लिए बोल रहा है कैसी लिखी जा सकती है। इसको देखते बराबर तुमको नहीं लगता कि मैडम ये आपकी एक वीरियल इक्वेशन के जैसी कुछ दिख रही है? शायद मे बी चेक कर लेते हैं हम लोग कि वीरियल इक्वेशन के जैसा दिख रहा है भाई ये। अच्छा तो ये वाला ओपन कर रही हूँ, तो ओपन करती हूँ। चल क्या थी देखो हमारी वीरियल इक्वेशन, कहाँ गई, पूरा सिंप्लीफाई किया था। नहीं मैडम ये तो अलग है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। जब तुमको TCPC कैलकुलेशन करवाए थे तो देखो एक एक्सप्रेशन हमारा ये आ रहा था एट क्रिटिकल पॉइंट, ये ऐसा। और एक मैंने तुमको क्या कहा था कि अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पे VM इक्वल टू VMC ले सकती हूँ तो VM माइनस VC का होल क्यूब लगा सकती हूँ। ये पर्टिकुलर क्या मैंने तुम्हें प्रवचन दिए थे, एक्सेट्रा प्रवचन याद आ रहे होंगे सारे प्रवचन। अच्छा इन प्रवचनों को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वही चीज़ है? देखो VM का क्यूब, फिर माइनस में फिर क्या है आप लोगों के पास VM का स्क्वायर, बट VM के स्क्वायर के आगे वैल्यूज़ वगैरह पुट की गई हैं, कंपैरिजन किया गया है। तो इस पर्टिकुलर पूरे डेरिवेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ना, ये पूरा डेरिवेशन पढ़ो, देखो VM का क्यूब माइनस B प्लस RT अपॉन P, ये देखो पूरा का पूरा यही डेरिवेशन दिख रहा है। यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था बच्चों सामान के, यहाँ पे डिग्री बराबर 3 है तो इतने ही इसके पास नहीं होंगे, राइट। ये सोचते हुए कि हो सकता है कभी इससे लेके कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो तुम अटको ना। तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ टेम्परेचर लेस देन TC हैज 3 रियल रूट्स, हैज 3 इमेजिनरी रूट्स, है ना। अच्छा फिर बोल रहा है कि ऑल 3 रूट्स ऑफ V आर रियल एंड आइडेंटिकल, सारे रूट्स इसके रियल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अच्छा फिर एक में बोल रहा है कि अच्छा ये टेम्परेचर इक्वल टू TC की बात कर रहा है, बराबर। अच्छा और उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था कि अगर आप टेम्परेचर TC से बड़ा कर दोगे तो रूट बिकम क्लोजर टू वन अनदर। तो बस आपको ये चीज़ देखनी थी कि क्या, और कुछ भी नहीं करना था तुमको, बस खत्म हो जाती तुम्हारी कहानी वहीं पर। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो रूट्स हम निकालते हैं, ये चीज़ आपके नोट्स कॉपी में लिखी नहीं है, आपको ना इस चीज़ को अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर लेना है कि अगर आप इसको लेस देन TC के लिए ऑपरेट करते हो तो आपको तीनों रूट जो मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा ना आयोटा, उस वाले फॉर्मेट में मिलेंगे। ये आपको डेटा है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कहा था डेरिवेशन एज पर हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे निकले हुए रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 169 हो गया। अच्छा अब बात आती है 170 पर। तो 170 वाला टॉपिक में खैर उस वक्त मेरे दिमाग में आया नहीं तो मैंने लिखवाया नहीं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो तुमको याद करना है। जब हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर पे होते हैं TC पर, तो जो हमारा कर्व होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व होता है, बराबर, हमारा ऐसा कुछ अजीबोगरीब सा कर्व होता है। बेसिकली इसको हम लोग हमारा क्या कहते हैं, TC कुछ कहते हैं, तुम्हें शायद याद होगा। तो ये आपका बेसिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। अगर तुमने अभी मैथ्स में AOD नहीं पढ़ी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, या फिर मैक्सिमा मिनिमा अगर पढ़ा है कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करते हो, तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट में जो जैसे अगर ये ग्राफ P वर्सेस V का ग्राफ है, तो जो dP/dV का जो डेरिवेटिव आता है वो 0 आता है, उसका डबल डेरिवेटिव भी आपका क्या आता है, 0 आता है। ये खास बात होती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वाला जो पॉइंट होता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो ऐसे केस में क्रिटिकल टेम्परेचर पर आपका सिंगल डेरिवेटिव और उसका डबल डेरिवेटिव दोनों 0 आएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा A फॉर एप्पल। ठीक है। अच्छा और उसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा रह गया है, दैट इज टॉप 1। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर 4 लीटर का गैसियस मिक्सचर था हाइड्रोजन और CH4 का। ओके आप उनको एक होल से इफ्यूज करवा रहे हो, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। वेयर एज 4 लीटर ऑफ गैस X जिसका मॉलिक्यूलर मास 36 है, वो 10 मिनट लेती है उसी सेम होल से। ओ महाराज ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाली, ये क्वेश्चन तुमको करना है। इसके जैसा क्वेश्चन मैंने, इसके जैसे जब मैंने ये प्रैक्टिस करवाई थी ना डिफ्यूजन इफ्यूजन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उसमें ये मोल रेशियो वाले कम से कम मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। कैसी अजीब, जिसमें ये वाला हम लोग मोलर मास मिक्सचर वाला यूज करते थे,
मोलर मास मिक्सचर वाला M1 M2 कितना प्रोपोर्शन है, लेट्स से 1 का x है। फिर ये क्वेश्चन तुमको करवाया है नोट्स कॉपी में, ये कैसे तुम डाउट में पूछ सकते हो भाई, ये तुमको आना ही चाहिए। अगर ये तुमको नहीं आ रहा है इट मीन्स तुमने अभी तक अपनी नोट्स कॉपी के प्रॉब्लम सिर्फ क्या किया है, इग्नोर किया है। हाँ, ऐसा मत करो, ऐसे में कैसा है चीज भारी पड़ जाएगी। जैसे कि अभी ये PDF ओपन नहीं हो रही है ना, तो मैं खोलकर तुम्हें दिखाती हूँ। 2 मिनट। इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रही है पर्टिकुलर PDF। 2 मिनट। अगर अभी हो गया ओपन तो ठीक, नहीं तो अपन इसमें तुम अपनी कॉपी में ओपन करके देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। किधर है किधर है किधर है? चलो ठीक है, वो ओपन नहीं हो रहा है, वो वाली चीज तुम अपना देखो। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें नोट्स कॉपी में मिलेगा, जहाँ पे मैंने मोलर मास वाला जो मिक्सचर ऑफ मोलर मास वाला कंसेप्ट यूज किया है ना, वहां पे तुमको ये कन्फर्मली मिलेगा। तो ऐसे केस में ये ना मिले ये हो ही सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने कॉपी के नोट्स को रिवाइज करो, ये मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो तुम खुद बोलोगे अरे यार ये तो हमारी कॉपी में था। तो पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाओ कि नोट्स कॉपी के अगर सवाल नहीं बन रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए हैं जो भी तुम्हारे थे, बट स्टिल अगर कुछ बच जाते हैं जिनके क्वेश्चन के बाद तुमसे वो चीज़ें नहीं बन रही हैं, मान लेते हैं फिर भी, तो उसमें कैसा है बताना कि अच्छा ये देखो मेरे को नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर बताओगे तो अपन उसमें फिर बातचीत करेंगे। अच्छा ये ओपन हो रहा है, ये देखो ये कैसे अपन कर रहे हैं, देखो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस को पढ़ो कैसे कर रहे हैं, मिक्सचर एट द सेम। तो मिक्सचर वाले में मैं कर बताई हूँ कैसे आपको मोलर मास निकालना है मिक्सचर का, फिर वाला कंसेप्ट यूज करो। मोलर मास ऑफ मिक्सचर हम लोग कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट, जब वो मोलर मास आप मिक्सचर वाला कंसेप्ट यूज करोगे तब आपको चीजें बन जाएंगी बराबर। उसको यूज नहीं किया तुम वो वाला अटेम्प्ट करो, तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में कहीं ना कहीं मोलर मास मिक्सचर वाला मिलेगा जरूर, क्योंकि आप यहाँ पे किसका मोलर मास, आप दो लोगों के डिफ्यूजन है इफ्यूजन को आप कंपेयर कर रहे हो। आपका एक तो एक्स गैस है तो दूसरी गैस का आपको कम से कम मोलर मास तो पता होना चाहिए। तो जिसका मोलर मास नहीं पता है उसको मिक्सचर है वो तो मिक्सचर का मोलर मास लेकर उसको काउंट करो, ठीक है। और बस एक बात का ध्यान रखना, जो मोल्स का रेशियो होता है वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, वही आपके मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो होता है। अगर लेट से फिर भी ना बने तो बताना, मैं सॉल्व करके लगे तो दे दूंगी, ठीक है। तो अभी चीज को